जी बच्चों, आज है लेक्चर 10 आपका फेयरवेल टू आर्म्स पे हम आगे बढ़ रहे हैं। लेक्चर 10 में पहुंच आए हैं और चैप्टर 30 आज करेंगे। 30, 31 और 32। सो 32 आई थिंक करेंगे हम। तो चैप्टर 30 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैपन्स, सबसे पहले इवेंट्स देखते हैं इंपॉर्टेंट और फिर उनका एनालिसिस करेंगे। क्रॉसिंग अ ब्रिज, हेनरी सीज अ जर्मन स्टाफ कार क्रॉसिंग अनदर ब्रिज नियर बाय। तो जैसे आपको याद होगा पिछले चैप्टर्स में, आज आप लोगों ने रीडिंग भी की होगी, ओरिजिनल टेक्स्ट भी देखा होगा। बहुत सेंसेशनल किस्म के ये चैप्टर्स हैं। 32 जो हैं, हमें बहुत सारे वार के इवेंट्स हमें नज़र आते हैं और रिट्रीट चल रही है। हमने देखा था कि जो जर्मन है, ऑस्ट्रियन है, वो दोनों मिलकर जब उन्होंने अटैक किया तो यहाँ पे इटालियन जो फ्रंट है वो डिफीट हो गया, फ्रंट ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी रिट्रीट स्टार्ट हो गई, जहाँ पे सिविलियन और सारे लोग जो हैं वो पीछे की तरफ हट रहे हैं, आर्मी भी पीछे हट रही है। और जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो हीरो है वो बहुत पीछे है, पीछे वाले स्टॉक में है। अब ये लोग जब रिट्रीट करते हुए देख ब्रिज तक पहुंचते हैं, और आपको याद होगा इन्होंने मेन जो रिट्रीट की लाइन थी वो भी खो दी थी, क्योंकि कुछ कार जो है वो अब नहीं चल पाती थी, वो गीली ज़मीन में धंस गई थी, क्योंकि मेन रोड्स डैमेज कर दी गई थी बॉम्ब ब्लास्टिंग की वजह से, बम्बार्डमेंट की वजह से मेन रास्ते जो है वो डैमेज थे। तो गाड़ियों को कच्चे रास्तों पे डालना पड़ा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश जो कि चल रही है इस वक्त, तो वेट होने की वजह से अब वो उन्हें गाड़ियाँ भी छोड़नी पड़ी। इवन लास्ट में हमने देखा एक इरेशनल एक्ट भी, इस सारी कन्फ्यूजन में क्या हुआ कि हेनरी ने एक सार्जेंट को भी मार दिया, और उसके बाद उन्होंने वो जो मेन लाइन ऑफ रिट्रीट थी उसमें ये सबसे पीछे रह जाते हैं, और इवन इन्हें गाड़ियाँ भी छोड़नी पड़ती हैं और फिर पैदल चलते हैं। अब ये करते हुए ब्रिज तक पहुंचते हैं ये लोग। एमस सून स्पोर्ट्स हैवी आर्म्ड बाईसाइकिल ट्रूप। तो वहाँ पे इनको क्या नज़र आता है, हेनरी सीज अ जर्मन स्टाफ कार। तो वहाँ पे इनको जर्मन कार एक नज़र आती है, ब्रिज के पास घूमती हुई बाईसाइकिल के ट्रूप भी नज़र आते हैं। तो छुप के देखते हैं, तो अब सिचुएशन ये है कि इन्हें लगता है कि जर्मन और ऑस्ट्रियन आर्मी जो है वो आगे तक जा चुकी है, और अब ये कैसे, अब ये ऐसे लगता है ये कट ऑफ हो गए हैं, ये दरमियान में कहीं आ गए हैं। आगे जर्मन आर्मी है, ये ऑस्ट्रियन आर्मी और उनके अपने लोग जो हैं उससे भी बहुत पीछे चले गए हैं। रिट्रीट यानी काफ़ी पीछे जा चुकी है। Fearing capture, Henry and then men decided to avoid the main road, which the retreat follows, and head for the smaller secondary roads. तो उन्होंने मेन रोड चूंकि वो अडॉप्ट नहीं की थी, सेकेंडरी रोड से होते हुए यहाँ तक आए हैं। दे स्टार्ट डाउन एट एन एम्बैंकमेंट एंड आर शॉट एट, अ बुलेट हिट्स हिम एंड किल्स हिम ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। और जब इन्हें जर्मन नज़र आते हैं तो ये वहाँ से अब दरिया के साथ साथ जो है वो सफ़र स्टार्ट करते हैं, कुछ और रास्ता ढूंढते हैं कि किस तरह से दरिया पार किया जाए, क्योंकि मेन जो है वो ब्रिज के ऊपर तो जर्मन लोग मौजूद हैं। तो अचानक से पीछे से एक गोली आती है और इनके एक साथी एमो को लग जाती है, और वो उसी वक्त उसकी डेथ हो जाती है। Realizes that their friend has been shot by their own troops, the Italian rear guard, which is afraid of everything. और रियलाइज अब ये करते हैं कि एक साइड के ऊपर इनके अपने लोग शायद इस साइड पे मौजूद हैं, और मज़े की बात है कि ये दुख की बात है, डार्क ह्यूमर होगा यहाँ पे, कि इनके अपने ही लोगों ने, पता चलता है कि वो जर्मन नहीं थे जिनसे डर के उस साइड से भागे हैं, और इस साइड पे बैंक के साथ, जिस पे दरिया के साथ चल रहे हैं, तो इस साइड पे पता चलता है कि इनके अपने ट्रुप्स जो है उन्होंने इनको गोली मार दी है पीछे से। यानी यह कन्फ्यूजन है, और अफवाहें, आपको पता है जंग में जो सिचुएशन होती है, अफवाहें बहुत ज़्यादा गर्दिश करती हैं, और इनके यहाँ अफवाहें ये भी गर्दिश में है कि कुछ जर्मन जो आर्मी है उन्होंने इटालियन जो है वो ट्रूप्स की जो वर्दियाँ वो पहन ली हैं, ताकि वो कन्फ्यूजन पैदा कर सकें। अब जो जर्मन आर्मी है उसे बिल्कुल जो है इटालियन आर्मी, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि किस पे गोली चलानी है, किस पे नहीं चलानी। So they realize their own friend has been shot by their own troops, the Italian rear guard, which is afraid of everything. Henry and his men realize that they are in more danger than they would be facing the enemy. और अब ने महसूस हो जाता है कि प्रॉब्लम अब ये बन गया है कि एक साइड पे अगर वो मारे जाते हैं तो ऑस्ट्रियंस के हाथों मारे जाएंगे, एक साइड पे जाते हैं तो जर्मन के हाथों मारे जाएंगे, आगे बढ़ते हैं तो उनके अपने ही लोग उन्हें अपना रियलाइज करने को तैयार नहीं है, उनको करीब नहीं आने देंगे। वहाँ इतनी कन्फ्यूजन फैल चुकी है। अब तो उन्हें बल्कि अपनों से ज़्यादा खतरा है, दुश्मन की तो पहचान है कि ये दुश्मन है, और अपनों का तो पता भी नहीं चलेगा।
ये है जंग की सिचुएशन ऐसी ही होती है, आपको पता है, दैट इज वेरी डेंजरस। दे लुक फॉर अ प्लेस टू हाइड अंटिल डार्क एंड कम अक्रॉस अबैंडन्ड फार्म हाउस। अब उन्हें आगे एक फार्म हाउस नजर आता है तो वो सोचते हैं यहाँ पे हमें रुक जाना चाहिए, और जब रात होगी तो फिर यहाँ खामोशी से आगे निकल चलेंगे, और किसी तरीके से यानी हमें क्रॉस करना होगा अपनी जो इनकी इटालियन फ्रंट है उसको भी क्रॉस करना होगा उन्हें, उससे पीछे जाना होगा, तब इनकी जान बच सकती है। क्योंकि जो फ्रंट है इस वक्त, जो न्यू फ्रंट क्रिएट हो चुका है, वो लोगों को कोई ट्रस्ट नहीं है कि आप कौन सी आर्मी से बिलोंग करते हैं, तो वो हर किसी के ऊपर वो गोली चला रहे हैं। Henry camps out in the hay loft while Piani and the Bonello search for the food. और वो फूड की तरफ उनको भेजते हैं कि तुम इस बड़े फार्म हाउस में कुछ तलाश करो, कुछ खाने का मिल जाए। और हेनरी जो है वो बार्न में जाता है जहाँ पे ढेर सारा हे स्टॉक लगा हुआ है, तो सोचता है यहाँ पे रात गुजारी जा सकती है और इस हे में छुपा भी जा सकता है, अगर तो कोई यहाँ पे अटैक हो जाता है। पियानी रिटर्न्स अलोन एंड रिपोर्ट्स दैट बुनेलो, अब पियानी जब वापस आता है तो वो बताता है कि बुनेलो फियरिंग डेथ लेफ्ट द फार्म इन होपिंग ऑफ बीइंग टेकन प्रिजनर एंड देयर बाय एस्केपिंग डेथ। तो वो कहता है जी बुनेलो जो है वो जा चुका है छोड़ के, वो पीछे चला गया और वो चाहता है कि मैं प्रिजनर ऑफ वार बन जाता हूँ, यानी मैं जर्मन के आके या ऑस्ट्रियन को अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा कि ये, क्योंकि आगे भी मौत है पीछे भी, तो चांस एक ये है कि मैं शायद बच जाऊँ, प्रिजनर बन जाऊं, दैट इज बेटर। लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा, ये जंग ऐसी है कि बस देखते ही गोली मार देते हैं। द men hide in the barn until night fell and they set out to rejoin the Italians। और जैसी रात पड़ती है ये दोनों वहाँ छुपते हैं, कुछ इनको वहाँ पे पुरानी शराब और कुछ छोटा मोटा खाने का सामान मिल जाता है बचा कुचा सा, जिसको ये वो वहाँ पे रात को खाते हैं। रात होते होते ही कुछ खा पी के तो वहाँ से निकल जाते हैं, ताकि इटालियंस को ज्वाइन किया जा सके रिट्रीट को, लेकिन फ्रंट से भी बचना होगा इन्हें। दे केम अपॉन ए लार्ज गैदरिंग ऑफ द सोल्जर्स वेयर ऑफिसर्स आर बीइंग सेपरेटेड। अब लकीली ये वहाँ उस रिट्रीट को ज्वाइन तो कर लेते हैं, और एक बहुत बड़ी लाइन है जहाँ पे ये आ जाते हैं। अब इनको लगता है कि चलें शुक्र है आगे जो है वो पुल क्रॉस करेंगे हम, ब्रिज के पार जो है वो अपने लोग मौजूद हैं, हमें कुछ खाना शाना कुछ मरहम पट्टी मिलेगी, और काफ़ी थक चुके हैं। लेकिन यहाँ पे इनके साथ क्या होता है, देखिए हम अपॉन ए लार्ज गैदरिंग ऑफ द सोल्जर्स वेयर ऑफिसर्स आर बीइंग सेपरेटेड इंटरोगेटेड फॉर द ट्रिचरी दे लेड टू द इटालियन डिफीट। और वहाँ पे अब क्या है कि जो गार्ड हैं वो इनको, जो ऑफिसर्स हैं उनको पकड़ पकड़ के अलग कर रहे हैं, जो आर्मी के लोग हैं जनरल लोगों से उनको अलग कर रहे हैं, उनकी अलग पूछताछ हो रही है, यानी उन्हें पूरी इंस्पेक्शन होगी, इंटरोगेशन होगी, फिर उन्हें क्रॉस करने दिया जाएगा। So suddenly two men from the battle police seize hold of the Henry. He watches as a lieutenant colonel is led away, questioned and shot to death। और एक बड़ी सैड सीन इसे नजर आता है जब वो बैटल पुलिस, जब हेनरी को भी वो पकड़ते हैं, कॉलर से पकड़ते हैं, तो हेनरी पहले तो एक जोरदार मुक्का मारता है उस पुलिस मैन को, और जो पैडल पुलिस आर्मी पुलिस में है, तो उसके बाद वैसे ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं। और हेनरी बताता है कि मैं एक ऑफिसर हूँ, मेरे साथ ऑफिसर जैसा सलूक किया जाए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग। लेकिन वो देखता है कि बहुत सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया गया है, जो भी रिट्रीट में वापस आ रहे हैं उनको की पूछताछ हो रही है। और यहाँ पे सैड ये है कि कॉलोनल को, एक कर्नल को पकड़ते हैं और उसकी पूछताछ हेनरी के सामने हो रही है, और वो एक स्मार्ट स्मॉल मैन है और बड़े थका हुआ है, वो हालत में है, लेकिन उसको वो कहते हैं कि तुम क्यों वापस आ गए, उस क्वेश्चन करते हैं उसको, कहते हैं कि तुम जैसे लोगों की वजह से इटली हार गया है, क्योंकि तुम लोगों ने धोखा दिया है इटली को। और फिर पूछताछ करने के बाद उसको सजा सुना देते हैं कि तुम्हारी सजा जो है डेथ डेथ है, और से, और वो खुद भी कहता है कि मुझसे सवाल मत करो, बेहतर है कि मुझे मार दो, द क्वेश्चन एंड देन शॉट टू डेथ, और सिर्फ वहीं पे मार देते हैं, वहीं पूरा केस का फैसला हो जाता है। अब ये चीज़ हेनरी जब देखता है तो एनालाइज करता है कि ये तो बड़ी डेंजरस सिचुएशन है, पीछे जर्मन और ऑस्ट्रियन हमें मार डालना था, यहाँ पहुंचे हैं तो अपने लोग, अब अपने लोगों में पहुंच गए हैं इटालियन जिनके लिए वो जंग लड़ रहा है, तो उसे लग रहा है कि अब उसको भी इस इल्ज़ाम में मार दिया जाएगा। सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी टू एस्केप, अब दरमियान में एक सिचुएशन देखता है कि जब लोगों का ध्यान वो क्वेश्चनिंग की तरफ है, तो उसे एक मौका मिलता है कि इससे पहले कि मेरा नंबर आए मैं क्यों अपनी डेथ का वेट करूं, कि मुझसे सवाल करें और मैं डिफेंड करूंगा और ये अपनी मर्जी करेंगे और मुझे गोली मार देंगे। सो हेनरी रन्स फॉर द वाटर एंड डाइव्स इन, तो नज़दीकी दरिया है तो पीछे जोर से भागता है और दरिया में छलांग लगा देता है।
जान बचाने के लिए. As he swims away, he hears shots, but he gains distance from shore. The sounds of the gunfire fade. तो काफी देर पहले तो वो दरिया में नीचे जाता है, ठंडा पानी है, इतने अरसे से थका हुआ है, 4 दिन से पैदल रिट्रीट कर रहे हैं. आप देखें, थोड़ी देर रात को सोए थे, सही खाना भी नहीं खाया हुआ, और अब ऑपरेटेड लेग है. आपको पता है एक नी जो है वो न्यूली ऑपरेटेड है हेनरी की, और इस सारी सिचुएशन में, और फिर इंतहाई कोल्ड वाटर में, लगातार बारिश, कपड़े भीगे हुए हैं, आप पानी में छलांग लगा देते हैं, आप सोचे, और वो पीछे से गोलियां चलाते हैं. काफी फिल्मी सा सीन है. और ये वापस एक दफा ऊपर आता है, वो दोबारा गोलियां चलाते हैं, उसके बाद फिर नीचे चला जाता है. लेकिन बहुत तेज करंट है, दरिया बहुत तेजी से बह रहा है, पानी बहुत ज्यादा हुआ है, तो इसको दरिया जो है ना वो बहा के दूर ले जाता है. हेनरी बच जाता है. चैप्टर 31 में आ जाते हैं. After floating in the cold river water for what seems to him a very long time, काफी ऐसा लगता है बहुत देर तक वो बस फ्लोट करता ही रहा है. Henry climbs out, removes from his shirt the stars that identify him as an officer, and counts his money. जो जैसे वो बाहर निकलता है तो वो अपने कपड़े उतार के उनको निचोड़ता है, और फिर दोबारा पहन लेता है. बहुत ठंड लग रही है उसको, भूखा प्यासा भी है, थका हुआ भी है, और कपड़े भी वेट हैं, और पैसे देखता है कि बच गए हैं कि नहीं, कोई ज़रूरत पड़ जाएगी. वेट हैं लेकिन अभी सेफ हैं, और अपने जो स्टार्स हैं ना, ऑफिसर्स जो कि लेफ्टिनेंट है, तो अपना जो स्टार है वो वहाँ से काट देता है, उसको उतार देता है, रिमूव कर देता है, ताकि उसकी जो आइडेंटिटी एज एन ऑफिसर है वो ख़त्म हो जाए. और लगता है कि अब इस लड़ाई और इस जंग और इन चीज़ों के साथ उसका कोई राब्ता नहीं. He crosses the Venetian plain that day and jumps aboard a military train that evening. और उसके बाद क्या है कि वो पैदल वहाँ से सफ़र करते हुए एक जगह पे पहुँचता है जहाँ पे से ट्रेन नज़र आती है, जा रही है, एक मिलिट्री ट्रेन वहाँ से गुजर रही है, दूर से उसे आती नज़र आती है. तो वो प्लान करता है कि मैं इसमें सवार हो जाऊँगा. वो बड़ी आहिस्ता से आ रही है, तो लेकिन वहाँ पे एक गार्ड भी मौजूद है, तो किसी तरीके से ये जंप कर ही जाता है इस ट्रेन के अंदर, कि एक फट्टे के ऊपर चढ़ जाता है जाती हुई ट्रेन पे, जहाँ पे मिलिट्री का सामान लेके जा रहे हैं. ऑल्दो एक गार्ड उसे देख लेता है, लेकिन उसे समझ नहीं आती है कि ये शायद ट्रेन का ही शायद कोई रखवाला है या देखभाल करने वाला कोई बंदा है. He freezes when a young soldier with a helmet that is too large for his head spots him. और एक सोल्जर भी नजर आता है जिसका हेलमेट उससे काफी बड़ा है, ऊपर लटक रहा है उसके. और वजह ये बन रही है कि ये सारे यंग सोल्जर्स हैं, क्योंकि जो इटली के जो फ्रंट है, आर्मी थी, वो सारी डिजर्टेड हो चुकी है, डिफीटेड हो चुकी है. तो इटली ने क्या किया है, पीछे से एक न्यू आर्मी वो कंस्ट्रक्ट की है, और न्यू आर्मी में अब यंग लड़के हैं, बिल्कुल उनके छोटी छोटी उनके एजेस हैं, और हेलमेट उनके लिए बड़े बड़े लग रहे हैं, और गन से उसे उठाई भी नहीं जा रही. लेकिन उनका रवैया बहुत डिफरेंट है, और रूथलेस वो बन चुके हैं, और पुरानी जो आर्मी है उनको तो बिल्कुल माफ भी नहीं कर रहे. बट द बॉय अज्यूम्स दैट द हेनरी बिलोंग्स टू द ट्रेन एंड डज नथिंग. और यहाँ पे इसकी किस्मत अच्छी कि वो लड़के को समझ नहीं आती कि ये ऊपर जंप किया है या ये ट्रेन के साथ ही जा रहा है. Henry then hides in a car stock with guns. While crawling under a huge canvas tarp, he cuts his head open, और उसके सर पे चोट भी लग जाती है जब वो अंदर दाखिल होता है. He waits for the blood to coagulate so that he can pick the dried blood off his forehead. और वहां से जब खून जम जाता है और सर पे एक बहुत बड़ा गुम्मट सा बन जाता है, बम्प सा, और खून को भी बारिश के पानी से खून को साफ करता है. He does not want to be conspicuous when he gets out. ज़ाहिर है वो थोड़ा सा मुंह अपना खून से साफ करता है, वो नहीं चाहता कि जब वो वहां से उतरे तो कोई उसके बारे में नोटिस करे. सो चैप्टर 32. अब ये उस ट्रेन के अंदर है जो सामान लेके जा रही है. एग्जॉस्टेड लाइंग अंडर द कैनवस, थक गया है बिल्कुल. हेनरी थिंक्स अबाउट हाउ वेल द नी अपॉन which Dr. Valentini operated has held up under the circumstances. उसे ख्याल आ रहा है कि उसकी न्यूली ऑपरेटेड जो नी है, वो पीछे जो कुछ हुआ है उसके साथ सडनली कैसे इस टांग ने उसके साथ कोऑपरेट किया है, या वो ऑपरेशन कितना अच्छा था, वो इस बारे में सोच रहा है. He reflects that his thoughts still belong to him. The things about Catherine, though he realizes that thinking about her without promise of seeing her might drive him crazy. और उसे ख्याल आ रहा है कि शायद वो कैथरीन से तो कभी मिल नहीं पाएगा. डिफरेंट सोच आ रही हैं, थॉट्स उसके जहन में कंटिन्यूसली स्ट्रीम ऑफ थॉट चल रही है. यहाँ पे एक टेक्निकल एक्सपेरिमेंट भी किया है मैंने, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल वाला. और thoughts of the loss plague him. Without his men and army
to which to return, or the friends that he remembers like the priest and Rinaldi. Henry feels that the war is over for him. अब वो सोच रहा है उसकी जो आर्मी है जो उसे बिलोंग करता था, जिस आइडिया जिस तरह भी वो लड़ रहा था इनके साथ साथ दे रहा था, रिनाल्डी हो प्रीस्ट हो, सारा कुछ तो ख़त्म हो गया। कोई पता नहीं कौन कहाँ है, जिंदा भी है कि नहीं। और वैसे भी अब वो कोई बिलोंग नहीं करता किसी आर्मी से। स्टार उसने अपने काट दिए हैं, अपने ही लोग अब तो उसको मार रहे हैं, और यहाँ टोटल कन्फ्यूजन है। इट वॉज नॉट माई शो एनी मोर, एंड वो सोचता है कि अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। ही रुमिनेट्स soon though the needs of his body distract him from these thoughts। और फिर उसे पता चलता है कि उसके पेट में तो दर्द हो रहा है, वो दर्द है, भूख लगी है, उसने काफी टाइमों से कुछ नहीं खाया है। he needs to eat, drink and sleep with Catherine whom he dreams of taking away to the safe place। और साथ उसे कैथरीन का भी ख्याल आ रहा है। वो सोच रहा है कि वो जल्द कैथरीन तक पहुंचे और उसको लेकर कहीं चला जाए। कहाँ चला जाए? बहुत सी जगह हो सकती है जहाँ वो जा सकता है। ऐसे ही कोई आखिरी लफ्ज़ हैं उसके। तो चलते हैं एनालिसिस की तरफ। चैप्टर 30 to 32 बहुत फिल्मी से चैप्टर हैं। जो 3 चैप्टर हैं 30, 31 एंड 32 काफ़ी सेंसेशनल है। वॉर बिल्कुल इन द मिडल ऑफ द वॉर, मिडल ऑफ द कन्फ्यूजन, मिडल ऑफ द इरेशनैलिटी। सही वॉर का जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे पुट किया गया है। आप यकीनन जिन्होंने पढ़ा है वो इसको समझ रहे हैं अच्छे तरीके से मेरे साथ। इन दिस लास्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक 3, और यहाँ पे बुक 3 भी एंड होती है, उसके बाद बुक 4 स्टार्ट हो जाएगी इसके बाद। तो ऑलरेडी डेलिकेट वर्ल्ड ऑफ द इटालियन मिलिट्री फॉल्स अपार्ट। और यहाँ पे हम क्या जो ऑर्डर है, वो जो डेलिकेसी है, जो मिलिट्री एक सफिस्टिकेशन हमें नजर आती थी, सब खत्म हो चुका है। दिस अनरेवलिंग बिगिंस इन चैप्टर 29 विद द क्रम्बलिंग ऑफ हेनरीज नॉर्मल कॉम एक्सटीरियर व्हिच लीड्स हिम टू शूट द इंजीनियरिंग सार्जेंट। और ये सारा कुछ, ये जो कन्फ्यूजन है, जो इरेशनैलिटी है, ये इरिटेबिलिटी है और डिसऑर्डर जो है, डिसइंटीग्रेशन हमें स्टार्ट हो गया था वहाँ से फील होना जब हेनरी ने सार्जेंट को किल किया। तो ये पहला इरेशनल एक्ट था। फिर तो इरेशनैलिटी की बम्बार्डमेंट हो गई। द वर्ल्ड डिसेंड्स इवन फर्दर इनटू द क्याओस, और हम ऑर्डर से क्याओस के अंदर चले जाते हैं। द पैनिकी इटालियन रियर गार्ड बिगिंस शूटिंग एट देयर ओन मैन। और आगे हम देखते हैं कि ये तो हद है जब इटालियन रियर गार्ड अपने ही लोगों पे गोलियां चला रहे हैं। वो बिल्कुल अपने लोगों को भी रिट्रीट नहीं करने दे रहे, स्पेशली जो आर्मी से बिलोंग करते हैं। और जो करीब आ जाते हैं तो फिर देखते हैं कि इनमें से ऑफिसर्स कौन है, और वो ऑफिसर्स को अलग ले जाकर उन पे जल्दी जल्दी उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट देते हैं, उनको कंडेम करते हैं और फिर उनकी डेथ का फैसला कर देते हैं और वहीं खड़े खड़े उनको गोली मार देते हैं। ऑफिसर्स को बिल्कुल भी वापस आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनके ख्याल में धोखा दिया इटली को, और उन्हीं की वजह से वो जंग हार गए हैं। अभी हारे नहीं है, लेकिन वो समझते हैं कि हम हार गए। बोनेलो फियरिंग डेथ अबेंडन्स हेनरी एंड द पियानी। और एक और कंफ्यूजन आप देखें सडनली, यानी ऑर्डर से कंफ्यूजन की तरफ जो हमारा जर्नी है। बोनेलो वो भी खौफ, मौत के खौफ से उसे लग रहा है आगे भी मौत है, अपने लोग गोली मार रहे हैं, जर्मन आगे हैं कि पीछे पता ही नहीं चल रहा, तो क्यों ना वो खुद गिरफ्तारी दे दे, शायद वो बच जाए। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रही और वो भी हेनरी को अबेंडन कर देता है। And the neat columns that characterize the retreat its beginning have broken into a terrifying mob. But battle police जो है randomly pull officers from the columns of the retreating men and execute them on sight। जैसे कि अभी मैंने बताया कि बस बैटल पुलिस जो है वो ऑफिसर्स को पकड़ती है, रिट्रीटिंग मैन को इंटेरोगेट करती है और उसके बाद उन्हें मार दिया जाता है। हेमिंगवे एक्सपर्टली इवोक्स द हॉरर, कंफ्यूजन एंड इरेशनैलिटी ऑफ द वॉर। और यहाँ जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा जिसका हम तजुर्बा करते हैं 2-3 चैप्टर्स के अंदर, वो है हॉरर ऑफ द वॉर, और वो है कंफ्यूजन और इरेशनैलिटी ऑफ द वॉर। जहाँ पे दोस्त दुश्मन की कोई पहचान नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, कोई लॉ नहीं, कोई लीगल प्रोसीजर नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं किसी चीज़ की, बस एक कन्फ्यूजन है और कोई भी कहीं से भी गोली आ सकती है और आपकी जान भी जा सकती है। चैप्टर 30 प्रेजेंट्स 2 टाइप्स ऑफ द कैरेक्टर एज ए काउंटर पॉइंट टू हेनरी। 2 किस्म के हमें नजर आते हैं इस चैप्टर के अंदर। 30 में द जेलस patriotism of the mob-like battle police stands in contrast to the Henry's distrust of the noble ideals। और हमें बिल्कुल वो जो बैटल पुलिस है वो जब मुकदमा चलाती है, एक शॉर्ट किस्म का, जो कर्नल से बात करते हैं कि तुमने क्यों ट्रिचरी क्यों किया है, कोई धोखा क्यों दिया है, अपनी आर्मी को डिजर्ट क्यों किया, क्या है, वो डिफरेंट एक्सप्लेनेशन
शायद दे सकता था कि, लेकिन वो एक ही सवाल करता है कि क्या हैव यू एवर बीन इन ए रिट्रीट, ये नीचे जो बात है कि तुमने कभी एक्सपीरियंस किया है इस तरह से, शायद वो कहना चाह रहा है कि क्या तुमने एक्सपीरियंस किया है अपने लोगों को मरते हुए देखना, उनकी बॉडीज को अपने साथ लेके चलना, लाशों में से गुजर के आना, फ्रेंड्स की मौत को सामने देखना, कोई रिट्रीट तुमने एक्सपीरियंस ही नहीं की, तुम तो पीछे खड़े हो, ये फ्रंट पे जो वार है वो तुमने एक्सपीरियंस ही नहीं की। तो जो बैटल पुलिस का जो है वो पैट्रियोटिज्म में नजर आता है कि सॉइल के लिए तुम्हें मर जाना चाहिए था, तुम्हें लड़ना चाहिए इस वतन के लिए, तुम्हें कुर्बानी देनी चाहिए थी, और तुम जिंदा जो है वो कवर्ड की तरफ भाग के वापस आ रहे हो, और सिर्फ इस इल्ज़ाम में फिर वो उन्हें गोली मार देते हैं। देयर रेटरिक ऑफ द गॉड ब्लड एंड द सॉइल, वो लगातार अपना ये जो तकरीरें करते हैं अबाउट गॉड ब्लड एंड सॉइल इन इट्स सेंसलेसनेस एंड क्रूएलिटी मेक्स हेनरी स्केप्टिसिज्म अपीयर सेंटली। तो हमें यहाँ जो हेनरी का स्केप्टिसिज्म है उसके मुकाबले में ज़्यादा सेंटली फील होता है। आयरोनिकली उनको सेंटली होना चाहिए था, उन्हें फॉरगिव करना चाहिए था, माफ़ करना चाहिए था, गले लगाना चाहिए था अपने लोगों को, लेकिन वो इन द नेम ऑफ द ब्लड एंड सॉइल, इन द नेम ऑफ द गॉड, दे आर किलिंग ईच एंड एवरी वन, और बगैर किसी चीज़ के कि बस कोई वापस आ गया, छोड़ दिया तो बस उसको मार दो। सिचुएशन, कंडीशन कुछ भी नहीं, कोई एम्पैथी नहीं, कोई लव नहीं, कोई फॉरगिवनेस नहीं। द कैरेक्टर ऑफ द ऑफिसर हु इज एग्जीक्यूटेड इज मोर कॉम्प्लेक्स। The grim and the sobering tone of his question, have you ever been in a retreat, resonates with Henry's realistic outlook. The officer, however, is resigned to his defeat. He neither flees nor protests his execution. और फिर वो कर्नल कहता है एक टाइम पे, और अब डिटेल से पढ़ेंगे, कि आप इतने सवाल मत करो और इतने इतने मेरे ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ। वो कहता है डोंट क्वेश्चन मी, मुझे बॉदर मत करो, परेशान मत करो, मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन इतने सवाल मत करो। एग्जीक्यूट करने से कोई घबराहट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो इतना थक चुका है, इसने गिव अप कर दिया है लाइफ के लिए, कोई डिफेंड नहीं करना चाह रहा खुद को। स्टिल ही ट्राइज टू सैल्वेज अ क्वाइट डिग्निटी बाय आस्किंग नॉट टू पेस्टेड विद स्टूपिड क्वेश्चंस बिफोर ही इज शॉट। हेनरी however is neither defeated nor interested in saving him face। लेकिन हेनरी का रवैया यहाँ से उन लोगों से, उन उस कर्नल से काफी मुख्तलिफ है, क्योंकि हेनरी यहाँ कोई फेस सेव भी नहीं करना चाह रहा, कोई ना ये गिव अप करना चाह रहा है उसकी तरह। वो चाहता है कि मैं अगर जान क्यों दूं, बिकॉज ही डज नॉट बिलीव इन द सीक्रेटनेस ऑफ द वार एंड विक्ट्री। वो तो बिलीव ही नहीं करता है इस तरह की चीज़ों के ऊपर, सीक्रेटनेस जो वॉर है और विक्ट्री और ये सॉयल और इस तरह की चीज़ों के ऊपर। ही कैन नॉट मस्टर रिस्पॉन्स कंपेरेबल टू द ऑफिसर्स। सो उसके लिए बेहतर है, उसके लिए अगर कोई इंपॉर्टेंट शख्स है हेनरी के लिए, तो वो तो हेनरी खुद है, तो वो क्यों इस चीज़ के पीछे जाए, क्यों जो है वो वहां पे जान दे दे, गिव अप क्यों करे, या डिफेंड क्यों करे। दोनों सूरतों में उसके पास तो बेहतरीन रास्ता ये है कि वो खुद को सेव करे। सो ही फ्लीज नॉट आउट ऑफ द कॉवर्डाइस बट आउट ऑफ एन अनविलिंगनेस टू मेक ए सैक्रिफाइस फॉर ए काज दैट टू हिम सीम्स मीनिंगलेस। तो वो भागता है वहां से, और दरिया में छलांग इसलिए नहीं लगाता उसको कि वो कॉवर्ड है, बल्कि वो इसलिए भागता है वहां से कि क्यों अपनी जान दे दे, क्यों अपनी जान को ऐसे खामखा में एक मीनिंगलेस एक एक्टिविटी में अपनी जान को दे दे। तो ये कोई बहादुरी थोड़ी है कि वो मौत को बस ऐसे फजूल में ही गले लगा ले। In the context of the total irrationality, self-preservation seems to him as valid as a choice as any। तो उसको बेहतरीन चॉइस क्या लग रही है, इस टोटल इरेशनैलिटी जो अकर हो रही है उसके गिर्द, तो कुछ भी रैशनल नहीं हो रहा, कुछ भी ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं है। तो वो सोचता है कि सबसे बेहतरीन आइडियल तो ये होगा, बेस्ट चॉइस क्या होगी, सेल्फ प्रिजर्वेशन, कि मैं खुद को बचाऊं, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। Just as war has been stripped of its romantic ideals, Henry strips himself to the stars। यहाँ पे एक सिंबॉलिक है, जब वो अपने स्टार काट देता है, स्ट्रिप कर देता है, उखाड़ देता है उनको, अपने बैजेस को, स्टार्स को, कि क्या करने मुझे। तो जो से लेफ्टिनेंट ऑफिसर ये आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे कि रोमांटिक आइडियल वार का भी थोड़ा बहुत जो ऑर्डर और आइडियल था वो भी ब्रेक हो जाता है, तो वो सोचता है मुझे इसको रख के क्या करना है, उनको भी खत्म कर देते हैं। With this action he feels as if a certain portion of his life is over। और वो काफी रिलीफ फील करता है जब स्टार हटा देता है, और सोचता है कैप उसकी वैसे ही रास्ते में वो देखता है कि खो जाती है जब वो छलांग लगाता है दरिया के अंदर। तो कैप भी नहीं है, स्टार भी नहीं है, तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो एक लिहाज से वो सोचता है कि ये लाइफ का पोर्शन, लाइफ का ये चैप्टर जो है मेरे लिए अब क्लोज हो चुका है, और मुझे किसी
आर्मी को अब जाके ज्वाइन नहीं करना है, मुझे अगर कहीं जाना है तो यकीनन मुझे किसी सेफ प्लेस पे पहुंचना है, उसके बाद कैथरीन तक पहुंचना है और उसे लेकर चले जाना है यहाँ से। ये उसके अंदर अनकॉन्शियस में एक प्लान है। ही एस्केप थ्रू द रिवर इज बैप्टिज्म ऑफ हिज थॉट्स। तो उसका जो रिवर में जाना है वहां से, और रिवर से निकलने के बाद एक न्यू थिंकिंग जो है मर्ज होती है, एक न्यू हेनरी मर्ज होता है। पिछली जो थोड़ी बहुत लॉयलिटी सारी ब्रेक हो जाती है, ऐसा लगता है कि वो नया पैदा हो गया। जैसे कि बैप्टिज्म का तस्वर है क्रिश्चियनिटी के अंदर, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बैप्टाइज किया जाता है और फिर उसका नाम रखा जाता है, उसकी आइडेंटिटी दी जाती है। बिल्कुल ये ऐसे ही है, दिस इज काइंड ऑफ बैप्टिज्म, अ जर्नी दैट वॉशेस अवे हिज एंगर एंड ऑब्लिगेशंस एंड रिन्यूज हिज सेंस ऑफ व्हाट ट्रूली मैटर्स इन द वर्ल्ड। तो अब दरिया के इस पार से उस पार दरमियान से जब वो गुजरा है तो उसकी आइडेंटिटी टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। ऐसे लगता है वो बैप्टाइज हो गया, ऐसा लगता है उसने न्यू बर्थ ले लिया, ऐसा लगता है वो पुराना हेनरी खत्म, वो जो लड़ाई लड़ रहा था इटली के लिए, एक एक खास आइडियल्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, जिसके लिए भी, अब वो चीज़ें उसके जेहन में नहीं है। और वो एंगर भी खत्म हो गया, वो ऑब्लिगेशंस भी खत्म हो गई है, वो आइडेंटिटी भी खत्म हो गई है, वाश्ड अवे हो गई हैं सारी चीज़ें, और बैप्टाइज हो गया है। His thoughts return to Catherine. In these chapters, Henry makes a separate piece, as he later calls it, with the war, the farewell to arms that gives the novel its title. तो उसकी थॉट्स जो है वो कैथरीन की तरफ भी आती हैं, और उसके अंदर एक फेयरवेल टू आर्म्स जो है वो जन्म ले चुकी है। फेयरवेल मतलब ख़त्म, ये लड़ाई जो है, आइडियल्स हैं, आइडेंटिटी है। When Henry reflects on his farewell in chapter 32, the narrative switches from the first person to the second। और यहाँ पे एक नैरेटिव का भी एक्सपेरिमेंट किया था चैप्टर 32 के अंदर, जब हेनरी सोचता है फेयरवेल के बारे में कि मुझे अब यहाँ से मेरी ये आइडेंटिटी ख़त्म है, मैं कोई अब लेफ्टिनेंट नहीं रहा, कोई ऑफिसर नहीं रहा इनकी आर्मी के अंदर, मुझे अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई मेरा अब इनसे लेना देना नहीं है। तो फेयरवेल टू आर्म जन्म लेता है कि मुझे खुदा हाफिज कर देना है इस सारे सिस्टम को, अब इस आइडियल में कुछ नहीं रखा मेरे लिए। तो यहाँ पे जो नैरेटिव स्ट्रक्चर है वो भी जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने ये फील किया होगा, ये स्विच जो है सडनली सेकंड पर्सन भी स्विच, यू का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे इमर्ज होता है। The shift does not mark the first person that Hemingway uses, the second person, but it brings about the most extended usage of it in the next. Here, as it in the earlier occurrences, the second person affect a colloquial storytelling tone. ओके, हम ये देख रहे थे कि द शिफ्ट जो आया है, जो स्टोरी टेलिंग के अंदर शिफ्ट आता है, वो भी एक नोटिसेबल है। फेयरवेल टू आर्म जो है वो माइंड में जन्म लेता है। जैसे ही हेनरी दरिया में छलांग लगाता है तो उसकी पिछली लॉयलिटीज, आइडेंटिटीज, सारा कुछ ख़त्म, और वो वाश्ड हो जाता है और वो बैप्टाइज हो जाता है जब दरिया के पार उतरता है, एक न्यू हेनरी के साथ, एक न्यू होप्स के साथ, एक न्यू आइडेंटिटी के साथ। और यहाँ पे जो है वो शिफ्ट ऑफ हमें फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन की तरफ जो शिफ्ट है, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है यहाँ पे टेक्निक है जो नावल की, जो हमने लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों को शायद आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, वो थी टू द लाइट हाउस में। वर्जीनिया वुल्फ ने काफ़ी ज़्यादा उस पर एक्सपेरिमेंट किए हैं। Here as in his earlier occurrences, the second person affects a colloquial storytelling tone. More important, it asks the reader to identify with Henry and gets inside his head. तो इस टेक्निक से, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से और पर्सन के चेंज होने से हम जो रीडर है, हम लोग जो है, हमें तजर्बा हासिल होता है हेनरी के जहन को पढ़ने का, और हम जानते हैं उसकी जो ख्यालात हैं वो रैंडम फॉर्म में किस तरह से चल रहे हैं। कभी उसे कैथरीन का ख्याल आता है, तो कभी रिनाल्डी और अपने दोस्तों और आर्मी को, और कभी कैसे वो बच के निकल आया, कैसे उसकी नी जो है न्यूली ऑपरेटेड और डॉक्टर ने उसको कैसे ट्रीट किया था, कैसे उसने रोल प्ले किया, और फिर अचानक जब पेट में पैंग्स उठते हैं तो भूख का ख्याल आता है कि मुझे तो खाना भी खाना है, और फिर कैथरीन के साथ कहीं जाने का, किसी सेफ प्लेस में मूव करने का ख्याल। दिस डिवाइस विच हेमिंगवे रिजर्व्स for Henry's more philosophical moments is as startling as it is engaging. The repeated you jumps out of the text that has used I fairly consistently. तो हम अचानक जो है ना वो यू का सामना हमें करना पड़ता है। यू आई से जो है वो चलते हुए फर्स्ट पर्सन से हम सेकंड पर्सन में जाते हैं और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। To heighten the reader's sense of being inside Henry's head, Hemingway lets slide conventional rules of the grammar and the style. तो यहाँ पे कन्वेंशनल जो ग्रामर है, रूल्स है और जो राइटिंग है, उसको
थोड़ी देर के लिए छोड़ के हेनरी के ज़हन के अंदर जैसे हम जाते हैं तो वहाँ ग्रामर भी कोलैप्स हो रही है, आइडियल्स भी, सीक्वेंस भी, टाइम भी कोलैप्स हो रहा है. Semicolon proliferate and sentences fragments are strung together. Even after the narrative returns to the first person, this stream of consciousness style intensifies. Hunger intrudes upon Henry's thoughts about his presumed death and welfare of his friends, and the narrative follows Henry as he drifts off to sleep with the diffuse sentence. ये सारी सोचें जो डिफरेंट आती जाती रहती, और हेनरी जब बिल्कुल वहाँ पे अब तकरीबन नींद में ड्रॉप हो रहा है, तो देयर वर मैनी प्लेसेस, तो वो सोच रहा है, जो आखिरी उसको आइडिया आता है, आखिरी जो ख्याल उसके दिल में चल रहा है, दैट इज़ अबाउट कैथरीन, और वो सोच रहा है कि उसके साथ वो कहीं चला जाएगा, कहीं पे उसको वो लेगा और कहाँ जाएगा. देयर वर मैनी प्लेसेस, वो सोचता है कि बहुत सी जगह हैं. दिस इज़ द लास्ट थॉट जो उसके जहन में आती है, देयर वर मैनी प्लेसेस. और इसके साथ ये बुक 3 भी एंड हो जाती है. हम बुक 4 की तरफ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और चैप्टर 32 भी एंड हो जाता है. चैप्टर 33 से हम नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा.